दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी सहायता अकेडमी में। तो मित्रों, अगर आप यूजी नेट, यूपी टेट, एमपी टेट जो भी हिंदी संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, हम यूजीसी नेट की प्रथम इकाई को मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैंने एक ही क्लास ली है, यह मेरी दूसरी क्लास है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने भाषा की परिभाषा, भाषा की प्रकार और प्रकारों में जितनी भी विशेषताएं वो मैंने पढ़ाई थी, अगर आपने यह क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य उसको देखें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा और विकास में हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। तो क्लास की ओर चढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि जो हिंदी भाषा थी उसकी पृष्ठभूमि पहले कैसी थी, इसको भी 3 वर्गों में बांटा गया है जो विद्वान थे। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को, जिसमें हम छोटा सा टॉपिक रखेंगे, उसको हम छोटे छोटे टॉपिकों में हम उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें लिखा है भारत में मोटे तौर पर 2 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी कि भारत में 2 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप सभी को पता होगा, एक तो है उत्तर भारत में भारोपी परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं, दूसरा है दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं, यानी कि जो भारोपीय परिवार की भाषा है वो किससे संबंधित है, वो हिंदी से संबंधित है। और जो द्रविड़ संबंधित है वो कौन कौन सी है, भाषा के नाम दिए और उसके क्षेत्र भी दिए, जैसे तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके क्षेत्र भी दिए हैं। आप मुझे इसकी भाषा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकी कौन कौन सी भाषाएं हैं। आगे है आर्य परिवार की भाषाएं मूलतः भारोपी परिवार की भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आर्य भाषा परिवार की भाषाएं वो भारोपी परिवार के अंतर्गत आती हैं और जो कि हिंदी से संबंधित है। ठीक है, अब है हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का संबंध इसी परिवार से है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि हिंदी और अन्य जो भाषा परिवार है उनसे संबंधित है। भाषा का कालखंड क्या है, यह किस काल की थी, तो इसकी शुरुआत हुई 1500 ईसा पूर्व से लेके अब तक माना जाता है। ठीक है, इस सुविधा की दृष्टि से 3 कालखंडों में व्यक्त किया गया है। अब इस भाषा परिवार को क्या किया गया है, 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। अब वो 3 कालखंड कौन कौन से हैं, हम इसको धीरे धीरे से आराम से पढ़ते हैं। आप इसको कहते हैं कि देखने से सुनने से भी हमको अच्छे से याद होता है। अगर आप मेरी क्लास को आराम से देख के सुन भी लोगे ना तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा कितना है, 500 से 1000। आधुनिक का कितना है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं कितनी है, कितना समय उसका, 1000 ईसा पूर्व से अब तक। ठीक है, तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है 2000 से, ऐसे मतलब कि थोड़ा इसमें अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया है, लेकिन ये वाली डेट ज़्यादातर पूछी जाती है। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं। अभी हमने प्राचीन के बारे में पढ़ा है तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक वैदिक और एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत क्या होता था, जिसमें जो संस्कृत थी वो एकदम शुद्ध संस्कृत थी, जिसका जो बिगड़ी हुई नहीं थी, एकदम शुद्ध, जिसको
जो कि जो पढ़े लिखे विद्वान थे वही समझ पाते थे, आम इंसान इसको नहीं बोल पाता था और नहीं समझ पाता। ठीक है, लौकिक संस्कृत क्या होती है, वैदिक संस्कृत से बिगड़ के लौकिक संस्कृत बनी, यानी थोड़ा जो संस्कृत थी वो थोड़ी सरल हो गई, जिसको हम सरल भाषा में जैसे तत्सम तद्भव होता है ना, वैसे ही, यानी तो वैदिक संस्कृत में तत्सम आ जाते हैं, लौकिक में थोड़ा तद्भव आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहला वाला भाग पढ़ते हैं वैदिक संस्कृत, जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें हम हमने थोड़े से तथ्य रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। पहला है संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद। यानी कि कभी पूछा कोई भी ये सामान्य प्रश्न है कि भाई संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद। अब ऋग्वेद किस में मिलता है, वैदिक संस्कृत मिलता है, यानी शुद्ध संस्कृत में ये मिलता है। कुल वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी थी, 52 थी, यानी जो वैदिक संस्कृत थी वो कितनी ध्वनियाँ थी, इसमें 52 ध्वनि थी, जिसमें कितने स्वर थे, 13 स्वर थे, 39 व्यंजन थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भाई वैदिक संस्कृत में कितने स्वर कितने व्यंजन थे, यानी और या फिर कुल व्यंजन कितने थे, तो ये आपको अवश्य याद होना चाहिए। अगला है हरदेव बारी ने वैदिक स्वर कितने माने हैं, तो 14 माने हैं। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई कि हरदेव बारी ने वैदिक स्वर कितने माने हैं, तो ये माने हैं 14। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते थे, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जो कि आगे ये वाला गायब हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चलेगा। ठीक है, 3 वचन होते थे, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, जिसमें से दो वचन आगे चल के गायब हो जाएगा और बहुवचन और एक वचन रहेगा। क्योंकि ये वैदिक संस्कृत के बारे में पूछा है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई वैदिक संस्कृत में कितने वचन होते थे, कितने लिंग होते थे, तो आपको ये अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसमें 8 विभक्तियाँ होती थी, जिसमें कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, संबंध, संबोधन और अधिकरण। ठीक है, ये तो सभी को याद होगा मेरे हिसाब से। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, वैदिक संस्कृत को यास्क को पाणिनि ने छांदेस कहा। क्या कहा, वैदिक संस्कृत को एक विद्वान थे यास्क और एक थे पाणिनि की, जिसने क्या कहा, छांदेस का अर्थ होता है जो ऐसा वेद, ऐसा ग्रंथ जो कि छंदों में बद्ध हो, यानी छंदों से बंधा हुआ हो। ठीक है, तो मित्रों यहाँ मेरी छोटी सी क्लास थी। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत। तो मेरी यह छोटी क्लास आपको कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।